नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी फिल्म सीरीज HIT का तीसरा पार्ट HIT द थर्ड केस जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस फिल्म में नानी लीड रोल निभाने वाले हैं और इसी फिल्म का प्रीक्वल यानी कि HIT द सेकंड केस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये उन फिल्मों में से एक है जो आपको अपने ट्विस्ट और क्लाइमैक्स से चौंका देगी और आप कोशिश करो तो भी इसके सस्पेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम नाम के टीचर किसी काम से हैदराबाद जाने वाले थे, मगर किसी कारण उन्हें वक्त से पहले घर लौट कर आना पड़ा। राम एक इज्जतदार टीचर है जिन्हें हर कोई पसंद करता है, मगर इस इज्जतदार आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब घर लौटने पर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। राम ने अपनी पत्नी को ना तो कोई सजा दी और ना ही कुछ बुरा भला कहा। उन्होंने बिना कोई तमाशा किए सिर्फ उसे घर से निकलने के लिए कह दिया, मगर उनकी भलाई उन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि अगली सुबह राम की पत्नी ने एक फेक केस के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, जिसकी वजह से राम ने अपनी नौकरी और समाज में इज्जत दोनों खो दिए। इस सब के बाद राम ने समाज से अपने आप को छुपाकर एक लकड़ी के घर में रहने का फैसला किया और ये पूरी घटना आगे की कहानी से कनेक्ट होने वाली है। कृष्णदेव यानी कि KD HIT डिपार्टमेंट में एक SP का काम करता है और वो एक ऐसे केस पर काम कर रहा है जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल करके उसकी लाश को समंदर किनारे डाल दिया। KD एक ऐसा पुलिस वाला है जो झट से कोई भी केस सॉल्व कर लेता है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने मीडिया में ये बात कह दी कि ऐसे क्रिमिनल्स का दिमाग छोटा और मामूली होता है और उन्हें वो 5 मिनट में पकड़ सकता है। KD आर्या नाम की लड़की से प्यार करता है जो विमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ काम करती है और जल्द ही वो दोनों साथ भी रहने लगे। KD के सामने अब एक ऐसा केस आया जो दिल दहला देने वाला था। क्लब में काम कर रही एक लड़की को टॉर्चर करके उसे बेरहमी से मार दिया गया और उसके शरीर के टुकड़े करके उन टुकड़ों को जमीन पर सजाकर रख दिया गया। ऐसा गुनाह पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, इसलिए जल्द से जल्द सैंपल्स और सबूत इकट्ठा करके फोरेंसिक में भेज दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि शरीर के हिस्से संजना नाम की उस लड़की के है ही नहीं जिस लड़की का कटा हुआ सर उन्हें मिला है, बल्कि वो सारे बॉडी पार्ट्स 25 से 35 साल के बीच की अलग अलग लड़कियों के हैं। जूतों के सैंपल्स मिलने के साथ साथ पुलिस को ये सच भी पता चला कि कातिल के दांतों के बीच एक पैच है और उस साइको किलर की खोज शुरू हो गई। संजना की रूममेट से पूछताछ करने पर KD को पता चला कि वो एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसका घर पास के किसी गांव में है और गांव के उस घर में KD की मुलाकात संजना के पिता से हुई, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें संजना के पूरे शरीर की जरूरत है ताकि उसका दाह संस्कार किया जा सके। उस घर में संजना के दोस्तों की तस्वीरों में KD को राघव की तस्वीर मिली जिसके दांतों के बीच एक पैच था और KD का शक राघव की ओर जाने लगा। राघव के दांतों के साथ साथ उसके जूते भी कातिल के जूतों से मैच हो गए और KD को यकीन होने लगा कि राघव ही कातिल है, मगर राघव कहता रहा कि उसने किसी लड़की को नहीं मारा है और वो कत्ल के वक्त शहर में था ही नहीं। KD और दूसरे पुलिस वालों ने राघव को कातिल मान लिया और केस की सुनवाई शुरू हुई। हर कोई संजना के कातिल को सजा देने की मांग करने लगा। मगर एक दिन एक अनोनिमस मेल के जरिए KD को पता चला कि राघव सचमुच कत्ल के दौरान शहर में नहीं था। जिस यूट्यूबर ने ये सबूत अपलोड किया था उससे ओरिजिनल वीडियो लेने के बाद KD को यकीन हो गया कि राघव बेगुनाह है, मगर DGP और एक नेता मिलकर उसी रात राघव का एनकाउंटर प्लान करने लगे। इस एनकाउंटर को रोकने के लिए KD को मीडिया में एनकाउंटर की ये बात लीक करनी पड़ी और जैसे ही ये खबर बाहर आई DGP और उस नेता को ये एनकाउंटर रोकना पड़ गया। मगर इस केस का असर राघव पर इतना बुरा हुआ कि उसने खुद अपनी जान ले ली और हर कोई ये मानने लगा कि राघव ने पछतावे की वजह से अपनी जान ली है। राघव की मौत के लिए KD अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा और जैसे ही उसने राघव के परिवार तक उसकी बॉडी पहुंचाई, उसे पता चला कि असली कातिल ने उसकी गाड़ी में संजना की रूममेट रचिता की तस्वीर रखी है और तस्वीर के जरिए वो उसे बता रहा है कि उसकी अगली शिकार रचिता है। रचिता को बचाने के लिए KD उसके घर तक पहुंचा, जहां रचिता के साथ उसका बॉयफ्रेंड कुमार भी मौजूद था और जैसे ही वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी में गया तो इस बार उसे आर्या की तस्वीर मिली। KD को लगा कि वो आर्या को खो देगा, क्योंकि वो ना तो उसके कॉल्स का जवाब दे रही थी और ना ही घर में कहीं नजर आ रही थी, मगर खुशकिस्मती से उसे आर्या सही सलामत घर के अंदर ही मिल गई।
कातिल अब केडी को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि केडी की कही ये बात कि क्रिमिनल्स का दिमाग छोटा होता है गलत है। केडी के घर पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया और केडी अपने सीनियर से कहने लगा कि उसे दुनिया को राघव की बेगुनाही के बारे में बताना है, मगर उसे इस बात से ध्यान हटाकर कातिल और उन 3 लड़कियों का पता ढूंढने की सलाह दी गई, जिन लड़कियों की लाशें संजना की लाश के पास थी। केडी ने पहली लड़की तानिया का पता लगा लिया और जैसे ही मीडिया में तानिया की पहचान बताई गई, आर्या ने केडी को बताया कि वो तानिया को जानती है। दरअसल आर्या जिस विमेन्स एसोसिएशन में काम करती है, तानिया और बाकी की लड़कियां भी वही काम किया करती थी। इस तरह केडी को तीनों लड़कियों की पहचान मिल गई और साथ ही उस विमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन की सबसे पुरानी मेंबर से बात करने पर उसे पता चला कि 15 साल पहले झांसी नाम की एक मेंबर का भी इसी तरह कत्ल हुआ था। केडी समझ गया कि इस सब की शुरुआत झांसी से हुई है और जब वो झांसी के घर की छानबीन करने गया तो उसे एक बच्चे की बनाई कुछ ड्राइंग्स और लकड़ी का घर नजर आया। ये घर किसी और का नहीं, राम नाम के उस टीचर का था जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया था और झांसी राम की ही पत्नी थी। राम ने अपनी जान ले ली थी और उस वक्त से उसका बेटा अकेला रहने लगा। केडी के पास अब सबूत के तौर पर सिर्फ राम की श्रद्धांजलि का न्यूज आर्टिकल और कुछ ड्राइंग्स बचे थे, क्योंकि किसी अनजान इंसान ने राम के बनाए लकड़ी के उस घर को जलाकर राख कर दिया। आगे की छानबीन करने से पहले केडी को उसके सीनियर ने बताया कि उसे बिना इजाजत झांसी के घर में घुसने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी पत्नी को दी गई सिक्योरिटी भी हटा दी गई है। ये सुनकर केडी जल्द से जल्द आर्या तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, मगर उसे आर्या कहीं नजर नहीं आई। केडी को घर में रखी कुछ चीजों को देखकर पता चला कि आर्या प्रेग्नेंट है और उसे ये भी समझ आ गया कि कातिल एक डेंटिस्ट है, क्योंकि डेंटिस्ट का जो लोगो उसने अपने घर में देखा वही लोगो उसने पहले भी देखा था। आर्या उसी डेंटिस्ट के पास जाने वाली थी जिसके पास संजना और बाकी की लड़कियां गई थी और जैसे ही आर्या की डायरी में उसे डेंटिस्ट का पता मिला, वो उसके क्लिनिक में जा पहुंचा जहां राम की तस्वीर मौजूद थी। यानी कि ये क्लिनिक राम के बेटे राजीव कुमार कोदूरी का है, जिसने कत्ल के बाद लड़कियों के बॉडी पार्ट्स दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स के पीछे छिपा दिए। राजीव कुमार कोई और नहीं, रचिता का बॉयफ्रेंड कुमार था, जिसने केडी पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। केडी जानता था कि कुमार उसे और आर्या को मार देगा, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने कुमार से उसकी मां झांसी के बारे में पूछा। झांसी को राम की मौत का कोई गम नहीं था, इसलिए कुमार ने अपने पिता की बदनामी और मौत का बदला लेते हुए अपनी मां को ही मार दिया था। उसने ठान लिया था कि वो उस एसोसिएशन की औरतों को भी मारेगा जिनकी वजह से राम ने अपनी जान खो दी थी। और जैसे ही कुमार ने ये सब कुछ बताया, केडी हंसते हुए कहने लगा कि इस बात का कोई सबूत है ही नहीं कि कुमार राम का ही बेटा है, क्योंकि वो राम की तरह दिखता भी नहीं। अपने आप को नाजायज कहलाने से बचने के लिए कुमार राम की तस्वीर लेने बाहर गया, मगर लौटते वक्त उसने दरवाजा बंद नहीं किया और केडी का प्लान कामयाब हुआ। कुमार का शुक्रिया अदा करके उसने अपने कुत्ते मैक्स को बुला लिया, जिसने कुमार पर हमला किया और उसी वक्त केडी की जूनियर भी वहां आ पहुंची। कुमार ने मैक्स पर हमला किया और केडी जैसे ही आजाद हुआ, उसने कुमार को बुरी तरह पीट कर उसे गिरफ्तार कर लिया। केडी, आर्या और मैक्स तीनों सही सलामत बच निकले और अंत में केडी की जगह अर्जुन सरकार नाम के ऑफिसर को HIT में भेजा गया, जिसका किरदार नानी जल्द ही HIT द 3rd केस में निभाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।